एलन मस्क की कहानी विज्ञान कल्पना से वास्तविकता तक। एलन मस्क की कहानी किसी विज्ञान कल्पना जैसी लगती है जो किसी तरह हकीकत बन गई। दक्षिण अफ्रीका में पले बढ़े एक ऐसे बच्चे से जो स्कूल में प्रताड़ित होता था और इलेक्ट्रिक कारों और अंतरिक्ष कॉलोनियों का सपना देखता था, से लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक जो एक साथ कई उद्योगों में क्रांति ला रहा है। मस्क की यात्रा हमारे समय की सबसे साहसिक उद्यमशीलता गाथाओं में से एक है। प्रारंभिक वर्ष 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन रीव मस्क ने बचपन से ही असाधारण बुद्धि के संकेत दिखाए। हालांकि उनका बचपन आदर्श नहीं था। मस्क को स्कूल में गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो लड़कों के एक समूह ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वे किताबों और कंप्यूटर में शरण लेने लगे। 10 साल की उम्र में खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर $500 में बेच दिया। जब वे 8 साल के थे तब उनके माता पिता के तलाक ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। मस्क शुरू में अपनी मां के साथ रहे, जो एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता एरोल के साथ रहने का फैसला किया, जो एक इंजीनियर थे। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे उन्होंने बाद में गलती बताया। अपने पिता के साथ जटिल रिश्ते ने मस्क की अथक महत्वाकांक्षा और अक्सर कठिन व्यक्तित्व को आकार दिया। 17 साल की उम्र में मस्क दक्षिण अफ्रीका छोड़ गए, आंशिक रूप से रंगभेद के दौरान अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए, और अपनी मां की कनाडाई नागरिकता का उपयोग करते हुए कनाडा चले गए। उन्होंने विभिन्न छोटे मोटे काम किए, जिनमें बॉयलर साफ करना और लकड़ी काटना शामिल था, इससे पहले कि वे ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। 2 साल बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरण किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री हासिल की। सिलिकॉन वैली की चढ़ाई। 1995 में मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऊर्जा भौतिकी में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। इंटरनेट की दुनिया तेजी से फैल रही थी और मस्क इसमें कूदने से खुद को रोक नहीं सके। अपने भाई किम्बल के साथ उन्होंने जिप2 की स्थापना की, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जो समाचार पत्रों के लिए व्यावसायिक निर्देशिकाएं और नक्शे प्रदान करती थी। कंपनी को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। मस्क ऑफिस में ही सोते थे और स्थानीय वाईएमसीए में नहाते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को $307 मिलियन में अधिग्रहित किया। मस्क को $22 मिलियन मिले, उनकी पहली संपत्ति। ज्यादातर उद्यमी जश्न मनाते और आराम करते। मस्क ने तुरंत $10 मिलियन अपने अगले उद्यम X.com में निवेश किए, एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी। यह साहसिक कदम परिवर्तनकारी साबित हुआ। X.com का विलय कॉन्फिनिटी के साथ हुआ, जिसने पेपैल नामक एक मनी ट्रांसफर सेवा विकसित की थी। आंतरिक सत्ता संघर्षों के बाद, जिसमें मस्क को उनके हनीमून के दौरान सीईओ पद से हटा दिया गया था, पेपैल ने तरक्की की। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। सबसे बड़े शेयरधारक मस्क को $165 मिलियन मिले। वे 30 साल के थे। अंतरिक्ष अंतिम सीमा। मस्क ने इसके बाद जो किया वह सभी पारंपरिक ज्ञान के विपरीत था। अपनी संपत्ति का आनंद लेने के लिए रिटायर होने के बजाय उन्होंने लगभग सब कुछ 2 असंभव महत्वाकांक्षी उद्यमों में निवेश किया, निजी अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक वाहन। 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज या स्पेसएक्स की स्थापना एक ऐसे मिशन के साथ हुई जो भ्रमपूर्ण लगता था, मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनाना। मस्क इस बात से निराश थे कि नासा ने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों को छोड़ दिया था। उनका मानना था कि लॉन्च लागत को कम करना अंतरिक्ष को सुलभ बनाने की कुंजी है। शुरुआती वर्षों ने उन्हें लगभग बर्बाद कर दिया। पहले 3 फैल्कॉन 1 रॉकेट लॉन्च विनाशकारी रूप से विफल रहे। 2008 तक स्पेसएक्स दिवालिया होने के कगार पर था। मस्क को स्पेसएक्स और टेस्ला, दोनों संघर्षरत कंपनियों के बीच चुनना था। उन्होंने अपने बचे हुए पैसे दोनों के बीच बांट दिए। मैं या तो इसे बांट सकता था और शायद दोनों कंपनियां मर जातीं, या एक पर ध्यान केंद्रित करता, उन्होंने बाद में याद किया। लेकिन मैं खुद को एक को मरने नहीं दे सकता था। चौथा फैल्कॉन 1 लॉन्च सफल रहा
और नासा ने स्पेसएक्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो डिलीवरी के लिए $1.6 बिलियन का अनुबंध दिया। यह एक आश्चर्यजनक मान्यता थी। स्पेसएक्स आईएसएस को अंतरिक्ष यान भेजने और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। उपलब्धियां तेज हुईं। उन प्रयोज्य रॉकेट जो लंबवत उतरते हैं, शक्तिशाली फैल्कॉन हैवी अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने वाला ड्रैगन अंतरिक्षयान और स्टारशिप मंगल मिशन के लिए एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य सुपर हैवी लिफ्ट वाहन। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष अर्थशास्त्र को बदल दिया, लॉन्च लागत में कटौती की और रूसी रॉकेटों पर अमेरिका की निर्भरता समाप्त की। विद्युत क्रांति टेस्ला की कहानी भी उतनी ही नाटकीय है। मस्क ने टेस्ला की स्थापना नहीं की। इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने 2003 में इसकी स्थापना की, लेकिन वे 2004 में इसके प्रमुख फंडर और चेयरमैन बने। अंततः नियंत्रण संभाला। कंपनी का मिशन उनकी पर्यावरणीय चिंताओं के साथ मेल खाता था, दुनिया के सतत ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करना। रास्ता क्रूर था। मूल रोडस्टर को उत्पादन संकटों का सामना करना पड़ा। 2008 के वित्तीय संकट ने कंपनी को लगभग मार डाला। मस्क ने अपने आखिरी $35 मिलियन लगाए और किराया देने के लिए ऋण लिया। टेस्ला दिवालियापन से दिनों दूर था जब उसने 2008 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण फंडिंग हासिल की। 2012 में लॉन्च की गई मॉडल एस सेडान ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, यह एक बेहतर कार थी, तेज, शानदार, तकनीकी रूप से उन्नत। इसने मोटर ट्रेंड का कार ऑफ द ईयर जीता और साबित किया कि इलेक्ट्रिक वाहन वांछनीय हो सकते हैं, समझौता नहीं। टेस्ला ने सदी पुराने ऑटोमोटिव उद्योग को बाधित किया। मॉडल 3 विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। टेस्ला का बाजार पूंजीकरण पारंपरिक ऑटोमेकर्स से आगे निकल गया, $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंच गया। प्रतिस्पर्धियों ने अपनी लाइनअप को विद्युतीकृत करने के लिए हाथ पांव मारे। मस्क ने सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने पूरे उद्योग को सतत परिवहन की ओर धकेल दिया। मस्क का विस्तारित ब्रह्मांड। मस्क की महत्वाकांक्षाएं स्पेसएक्स और टेस्ला से परे फैली हुई हैं। 2006 में उन्होंने सोलर सिटी के लिए प्रारंभिक फंडिंग प्रदान की, एक सौर ऊर्जा कंपनी, बाद में टेस्ला द्वारा अधिग्रहित, जिससे एकीकृत सतत ऊर्जा की उनकी दृष्टि पूरी हुई। 2016 में लॉस एंजल्स यातायात से निराशा के दौरान स्थापित द बोरिंग कंपनी भूमिगत परिवहन सुरंगें बनाने का लक्ष्य रखती है। 2016 में स्थापित न्यूरालिंक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस का पीछा करता है ताकि तंत्रिका संबंधी स्थितियों वाले लोगों की मदद की जा सके और अंतः मानव अनुभूति को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ विलय किया जा सके। 2024 में न्यूरालिंक ने सफलतापूर्वक एक मानव मस्तिष्क में अपनी पहली चिप प्रत्यारोपित की, जिससे एक लकवाग्रस्त रोगी विचारों से कंप्यूटर कर्सर को नियंत्रित कर सका। सबसे विवादास्पद रूप से मस्क ने 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में अधिग्रहित किया, इसे एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया। उनकी प्रबंधन शैली बड़े पैमाने पर छंटनी, प्रतिबंधित खातों को बहाल करना, सत्यापन प्रणाली बदलना, अराजक और ध्रुवीकरण साबित हुई। प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गलत सूचना और मस्क की बढ़ती सार्वजनिक राजनीतिक स्थितियों पर बहस का मैदान बन गया। दृष्टि के पीछे का व्यक्ति। मस्क का व्यक्तित्व उनकी उपलब्धियों जितना ही जटिल है। सहकर्मी किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो अथक परिश्रम करता है, 100 घंटे के सप्ताह काम करता है और कर्मचारियों से भी वही मांग करता है। वे असंभव समय सीमा निर्धारित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो किसी तरह असाधारण उपलब्धि को प्रेरित करती हैं, हालांकि वे शायद ही कभी मूल रूप से बताए अनुसार पूरी होती हैं। उनकी संचार शैली, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, शानदार और समस्याग्रस्त के बीच घूमती है। उन्होंने मीम्स साझा किए हैं, बाजार प्रभावित घोषणाएं की हैं, सार्वजनिक झगड़ों में शामिल हुए हैं और टेस्ला को निजी बनाने के बारे में ट्वीट्स के लिए सेक जांच का सामना किया है। उनके विशाल अनुयायी उन्हें लाखों लोगों तक अभूतपूर्व प्रत्यक्ष पहुंच देते हैं, बेहतर या बदतर के लिए। व्यक्तिगत रूप से मस्क 3 बार शादी कर चुके हैं, एक ही महिला से 2 बार, और उनके कई बच्चे हैं। उनके रिश्ते
संगीतकार ग्राइम्स के साथ एक हाई प्रोफाइल रोमांस सहित अक्सर सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। वे एस्पर्जर्स सिंड्रोम से जूझने के बारे में खुले रहे हैं और तनाव और अकेलेपन के अंधेरे समय का अनुभव करने पर चर्चा की है। विरासत और प्रभाव। उनसे प्यार करें या नफरत करें, मस्क ने कई उद्योगों को मौलिक रूप से बदल दिया है। स्पेसएक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित किया और साबित किया कि निजी कंपनियां सरकारी एजेंसियों का मुकाबला कर सकती हैं। टेस्ला ने शायद एक दशक तक इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमण को तेज किया। उनकी कंपनियां 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं और अनगिनत उद्यमियों को प्रेरित किया है। आलोचक उनकी प्रबंधन शैली, टूटे हुए वादों, स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों और बढ़ते विभाजनकारी राजनीतिक बयानों की ओर इशारा करते हैं। उनके दावे कभी कभी वास्तविकता से आगे निकल जाते हैं। वर्षों के वादों के बावजूद पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग मायावी बनी हुई है और मंगल उपनिवेशीकरण की समरेखा बेहद आशावादी लगती है। फिर भी उनके रक्षकों का तर्क है कि मस्क एक अलग समय सीमा पर काम करते हैं, सीमाओं को धकेलते हैं क्योंकि वे पारंपरिक सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उनके असंभव लक्ष्य, यहाँ तक कि आंशिक रूप से हासिल किए गए, सतर्क वृद्धिवाद की तुलना में प्रौद्योगिकी को अधिक आगे बढ़ाते हैं। आगे का रास्ता। जैसे जैसे मस्क अपने 50 के दशक में प्रवेश करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं अप्रभावित रहती हैं। स्पेसएक्स मंगल मिशनों के लिए स्टारशिप विकसित करना जारी रखता है। टेस्ला विश्व स्तर पर विस्तार कर रहा है, जबकि रोबोट और एआई विकसित कर रहा है। न्यूरालिंक व्यापक चिकित्सा अनुप्रयोगों की ओर प्रगति कर रहा है। प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और संस्कृति पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्या मस्क को मुख्य रूप से एक दूरदर्शी प्रतिभा के रूप में याद किया जाएगा जिसने मानवता को बेहतर भविष्य की ओर धकेला? एक शानदार लेकिन त्रुटिपूर्ण उद्यमी जिसकी पहुंच उनकी समझ से अधिक थी, या कुछ अधिक सूक्ष्म अभी लिखा जाना बाकी है? जो निश्चित है वह यह है कि उनकी कहानी अथक महत्वाकांक्षा, शानदार विफलताओं, असंभव वापसी और वास्तविक नवाचार की पीढ़ियों तक अध्ययन की जाएगी। एलन मस्क ने सिर्फ भविष्य का सपना नहीं देखा, उन्होंने अपनी पूरी इच्छा, संपत्ति और जीवन को इसे बनाने की ओर मोड़ दिया। यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा, ऑटोमोटिव परिवहन और सतत ऊर्जा में एक साथ क्रांति नहीं ला सकता। ऐसा करने में उन्होंने साबित किया है कि कभी-कभी सबसे अनुचित लोग दुनिया को सबसे गहराई से बदलते हैं।